सोचे, कहीं दोस्त से मिल रहे हैं तो मैथमेटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में दूसरे दोस्त से वो मिले कॉम्प्लेक्स में बात होना शुरू हुआ, तीसरे दोस्त से मिले लीनियर में बात होना शुरू हुआ, तब जाके उसका जो सार आपके दिमाग में है वो दिमाग में रहना, थॉट रहना शुरू हो जाएगा। तब कहीं क्वेश्चन देखेंगे तो आपको, चूंकि सीएसआर का सिलेबस बहुत बड़ा है, तब वह सिलेबस आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। जब निकाले चाहे उस ब्रेन से, ब्रेन के पॉकेट से, वो पॉकेट से आपका जो अस्त्र निकालना चाहे, थ्योरम का स्टेटमेंट लेना चाहे, क्या है वो आ पाएगा। मार्क के दृष्टि से आइएगा, क्या इसमें वेटेज है? सीएसआर में बटवार, सीएसआर में आपका 2 सेक्शन हुआ ना, दोनों बात कर रहे हैं। तो सर दोनों सिलेबस बता दीजिए दोनों का। सिलेबस जो सीएसआर का बैच होगा ऐप पर, उसमें सब सिलेबस अपडेट रहेगा, वो सब कोई बात नहीं है। सीएसआर नेट जेआरएफ, इसमें मोटा मोटी आप एवरेज उठा के देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से है। और कोई लोग पीजीटी देंगे, ग्रेजुएशन बेसिस का कोई एग्जाम, जिस लेवल में आप जाना चाह रहे हैं, चाहे वह बीएससी करके आप एमटेक के कोर्स में जाए, यानी जाम दे करके, या गेट के सिलेबस में जाइएगा, गेट के सिलेबस में भी इस पोर्शन का वेटेज 100 नंबर में 10 यानी 10% का है। सीएसआर में जाएंगे, सीएसआर में इस पेपर का वेटेज, सीएसआर इस पेपर का वेटेज है आपको 41 to 44 नंबर, या 42 हो जाए, 43 हो जाए, इसके एवरेज में मार्क रहता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। यानी 200 का आपको 40% जोड़ लीजिए, कितना हो गया। अब एक पेपर थ्योरेटिकल है, पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है, आपको कम बने, भले 20 नंबर का क्वेश्चन आए, लेकिन इस पेपर में इतना तर्क है, मैथमेटिक्स का लॉजिक है, थोड़ा सा ये ब्रेन का जो एक्सरसाइज होता है ना, एक पेपर करा दे रहा है बहुत ज्यादा। नंबर 3 का, नंबर का कैलकुलेशन, अरेंजमेंट, बहुत चीज सिखा देता है। तो इसलिए हम लोग, और लीनियर अलजेब्रा, यानी यहां से सीख लिए आप तो लीनियर अलजेब्रा में काम करना आसान है। गेट के सिलेबस में जाते तो इस पेपर से आपको 10, यदि आप कोई लोग आईआईटी जैन का चर्चा करते, आईआईटी जैन में उठाएंगे तो 100 नंबर में 12 से 12 to 15 मार्क का है। उसके बाद पीजीटी में जाएंगे, 100 नंबर का पीजीटी है तो उसमें 17 से 18 क्वेश्चन, सब ए वेटेज है। अब इसके एक फायदा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़े तो लीनियर अलजेब्रा, जो सीएसआर में लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस, एक मार्क जोड़ करके 110 के आसपास रहता है। कभी ये दोनों का जोड़, कभी ये 50 तो रियल 60, कभी लीनियर 60 तो रियल 50, वाइस वर्सा कर लीजिए इस वेटेज में। मींस इसका स्ट्रक्चर, ये लीनियर अलजेब्रा का जो 50 नंबर एटलीस्ट मार्क है, वह कहां से बिल्डअप है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्या डोमेन है, नंबर 3। अब आ जाइए जो बीपीएससी के लोग हैं, बीपीएससी में आकर के देखिएगा, जस्ट क्वेश्चन उठा के देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से एक फुल क्वेश्चन यानी 25 गुना 50 नंबर का क्वेश्चन 300 में एक फुल क्वेश्चन है। उसके बाद
नंबर थ्योरी को पे क्वेश्चन बेस जो मिलेगा आपको, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जाएंगे तब नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी में। हाँ, जैसे अभी देखिएगा क्वेश्चन आया है कि 1 ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे 25 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका जो अरेंजमेंट देखेंगे तो वह नंबर थ्योरी में आएगा, नंबर थ्योरी में आ जाएगा। तो कितना हो गया, यदि प्रोबेबिलिटी में जाके क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का कुछ अपना सिद्धांत है, लेकिन वहां जितना अरेंजमेंट है सब आपको नंबर थ्योरी में शिफ्ट हो जा रहा है। आप ऐसे भी देखें नंबर थ्योरी, तो सबसे थोड़ा सा नंबर थ्योरी बार बार, इसमें जो लोग नहीं हायर तरफ पढ़े हैं, हम लोग के पास 2 तरह का सिस्टम बनता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो नंबर थ्योरी को पहले पढ़ किया है और जो भी कैसे कैसे बटा हुआ है, हम ये चीज आप ऐप में डिटेल में डिस्प्ले करवा देंगे। अब आगे सिलेबस की तरफ, कुछ इस पे कुछ रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए, अगर जो आते हैं इससे रिगार्डिंग रिलेटेड। सीएसआई और नेट में तो टोटल मार्क्स 200 का रहता है, फुल मार्क्स 200 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके लिए ऑप्शन होता है, आप मार्क को जोड़ेंगे तो 340 मार्क से, यानी सीएसआर का पैटर्न देखिए, सीएसआर में क्वेश्चन एक पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहता है, आंसर आपको करना है मैक्सिमम 15। बी पार्ट में जाएंगे, बी पार्ट में 40 क्वेश्चन रहता है। 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन 28 प्लस 12, 28 क्वेश्चन जो होता है वह मैथमेटिक्स से होता है, 12 क्वेश्चन स्टैटिक्स वाले से होता है। जो जिनका एमएससी स्टैट में है तो उनके लिए 12 क्वेश्चन है, और वहां आपको आजादी है, आप स्टैट में यदि पढ़े हैं तो स्टैट में भी क्वेश्चन में जवाब दे सकते हैं। 1-2 साल डिस्ट्रिक्टेड किया था, हाँ थोड़ा बोलिए, 1-2 साल डिस्ट्रिक्टेड किया था कि मैथ वाले स्टैट में जवाब नहीं देंगे, स्टैट वाले मैथ में जवाब दे सकते हैं। 1-2 साल किया वो इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपको बहुत हंगामा हुआ, इस नियम को ड्रॉप करना पड़ा। यानी अब 40, यदि मैथ के सेंस में जाते तो 28 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपको टोटल 60 क्वेश्चन है, और इसमें जवाब कितना देना है, सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन का, और सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन, इसमें जवाब देना है मैक्सिमम 20 क्वेश्चन का। इस 60 में जाएंगे 48 क्वेश्चन मैथ से, 12 क्वेश्चन स्टैट से। अब सेक्शन ए का मार्किंग स्कीम है, ईच क्वेश्चन का यानी 15 है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन आप बनाते हैं 2 मार्क सेक्शन ए में। सेक्शन बी में मार्क है 3, और सेक्शन सी में मार्क है 4.75, यानी ये 2 सेक्शन ए के लिए 15 × 2 30 मार्क, सेक्शन बी के लिए 25 × 3 75 मार्क, और 4.75 ×
20, 95, टोटल को जोड़िए 200। आपके हाथ में क्वेश्चन कितना बना? 48 क्वेश्चन है। 48 में से केवल कोई 20 को जवाब देना है। 48 में से कोई 20 का जवाब देना है। 48 इंटू 4.75 कर लीजिए। ये आपको 28 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 25 को आंसर करना है। 28 इंटू 3 कर लीजिए। और 20 क्वेश्चन में किसी 15 को जवाब देना है, तो 20 इंटू 2 कर लीजिए। मार्क देखेंगे तो आपका 340 के आसपास आता है। अब 340 मार्क में से आपको आंसर करना है मैक्सिमम 200 मार्क का। पहले तो लगभग 50 से कुछ ज्यादा हो गया, यानी 50% क्वेश्चन को जो आपको आ रहा है उसका जवाब दीजिए। उस 200 में सिलेक्शन आप देखेंगे, जिनका भी 200 में 1-2 साल का, जिस साल क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा इजी बना के आया है ना, उस साल थोड़ा सा बढ़ा है। मोटा मोटी हम इसको कह सकते हैं अभी के दौर में जो क्वेश्चन 1-2-3 इधर आया है, 200 आप मार्क लेके आते हैं 100 में, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप में है। हो सकता है कि 100 मार्क पर नेट मिले। नेट और जीआरएफ के मार्क में 5% का डिफरेंस होता है। मान लीजिए इस सेशन में हमको 100 मार्क पे नेट मिल रहा है, तो उस सेशन में 110 मार्क पे जीआरएफ मिलेगा, यानी 200 का 50%। जनरल कैटेगरी का डिस्कशन है, कोई कैटेगरी के लोग हैं तो फिर उसमें आप गिरावट आता है। आप उठा के देखेंगे कैटेगरी रेस वाला रिजल्ट 80-82, SC ST वाला रिजल्ट आप देखेंगे उस कैटेगरी में, तो आपको 60-65 मार्क पे होता है। 65 मार्क मोटा मोटी। हम लोग को टारगेट है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का कोई बंदा हो, टारगेट होगा कि कम से कम 100 मार्क क्रॉस करे। 100 मार्क 200 के क्रॉसपोंडिंग देखेंगे तो 50%, लेकिन 340 के क्रॉसपोंडिंग देखिएगा तब आप देखिए कितना परसेंट मार्क, क्योंकि आपको क्वेश्चन 340 में जवाब देना है। ठीक है, मोटा मोटी 30% पे रिजल्ट होता है। इस सेक्शन ए में 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। इसमें भी 1/4 निगेटिव है, और इसमें नो निगेटिव। नो निगेटिव यहां तो निगेटिव है। और सेक्शन ए में क्वेश्चन सिंपली साइंटिफिक एप्टीट्यूड करके रहता है। वह मैथमेटिक्स के डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन देखेंगे, यदि डेटा आपको समझा दे कोई व्यक्ति कि इस क्वेश्चन का डेटा ये है, तब आप उस क्वेश्चन का आंसर 99% अभी भी आप लगा सकते हैं, जो थोड़ा सा 12 तक मेहनत करके पढ़ा हो। यानी वह 30 क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं। उसमें समस्या क्या होता है, जो इंग्लिश लिखता है CSR का, वह इंग्लिश साइंटिफिक वर्जन का लिखा रहता है। खाली इंग्लिश यहां फंसाता है कि हां उसके अनुसार 1-2 क्वेश्चन उठा के देखिएगा। सिंपल एक बार लिखा है कि एक क्यूब है, उसका लेंथ है 1 यूनिट। 1 डायगोनल पे कोई व्यक्ति या एंट के सेंस में लिखा है, एंट बैठा हुआ है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या ट्रेवल करे कि वह एक क्यूब के एक डायगोनल पॉइंट से वह दूसरे डायगोनल पे, अपोजिट डायगोनल में पहुंच जाए। एक क्यूब हुआ, एक क्यूब है। सिंपली एक समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहां एक एंट बैठा हुआ है, कितना कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे कि इस एंड पर आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप 9th-10th क्लास में देखेंगे तो सिंपली सोल्व किया है डायगोनल के कंसेप्ट पर। उस क्वेश्चन में उतना अच्छा इंग्लिश में लिखा या लिटरेचर में लिख पाया कि वहां लिखा है कि एक घर आपको कमरा है, उस कमरा में मैक्सिमम लेंथ का कितना लेंथ का रॉड रख सकते हैं।
जब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, √3 से कम डिस्टेंस का डायगोनल पे पहुंचने का रास्ता मिलता है। ऑप्शन में √3 भी है, फर्स्ट लुक में लोग √3 मार देता, नहीं कुछ आइडिया है मैथमेटिक्स का, नॉर्मल व्यक्ति से पूछते तो √3 मार के आता। √3 भी ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन इज √3, लेकिन इसका आंसर आता है √2 + 1, √2 + 1 अंदाज से, या 2√2 - 1 आता है। कैलकुलेशन करेंगे, जब आया कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा CSR में जो एप्टीट्यूड नाम लिखा हुआ है वह सिंपल एप्टीट्यूड नहीं है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड है। उसके लिटरेचर को समझना होगा। वह लिटरेचर तब समझेंगे कि आप डिफरेंट पेपर को थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, तब एक क्वेश्चन आप अपने अनुसार से उस डेटा को, लिटरेचर प्रॉब्लम को समझ के डेटा को आप मैथमेटिकल मॉडल में डेवलप करेंगे, तब आपको सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कोई बात? सर, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एमएससी लेवल का होता है या बीएससी ऐसा होता है? हाँ, ठीक है। CSR के क्वेश्चन में आपको 60% BSc लेवल का क्वेश्चन है और 40% MSc लेवल का क्वेश्चन है। राइट सर। 60-40 के रेशियो में मर्ज रहता है, और एक ही CSR एग्जाम नहीं है। आप CSR, कोई कहे कि हाँ CSR के उद्देश्य से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो यही एक उद्देश्य नहीं है। आप CSR की तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स के सेक्टर में ऐसा, CSR में खासियत क्या है बताते हैं। CSR जो एग्जाम कंडक्ट करती है, दो इसमें फायदा मिलता है। एक फायदा कि आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको नेट को माना है। एक तो आप सिंपली क्वालिफाई कर रहे हैं तो कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जी सर। ठीक है। अब अभी 2018 के नॉर्म के अनुसार उसमें PhD का कुछ पॉइंट दे दिया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के दृष्टि से देखेंगे तो आप कोई व्यक्ति कह दे नेट क्वालिफाई कर गया और मेरा हो जाए, तो उसमें हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं, अभी के दौर में आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चूंकि PhD को 30-10-40 पॉइंट दे दिया है तो केवल नेट करके नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपका नेट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, नेट क्वालिफाई है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें आपके सब्जेक्ट का वहां एजुकेशन है, सिलेबस है, वहां पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां अप्लाई करेंगे कि निश्चित रूप में जो CSR का पैकेज है, सैलरी बेस है, अप्रोक्सीमेटली 57,000 या 50 के अराउंड में 57 होता है CSR का। CSR कंप्लीट करने उससे कम का जॉब नहीं हो सकता है। मीन्स 60 या 60+ के रेंज में आपका जॉब लगेगा, लग जाएगा कहीं ना कहीं। कोई भी मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो नेट कंप्लीट हो और वह बैठा हो। एक तो एक खासियत हुआ। दूसरा हो गया, दूसरा एक चीज है उसके साथ, आप JRF हो जाते हैं। आपका एज JRF के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है एज का। 28 कैटेगरी में 33 है, उसके अंदर है। तो आप कहीं से PhD कर रहे हैं तो आपको पर मंथ जो फेलोशिप है 31,000 प्लस HRA शहर के अनुसार बटा हुआ है। आप यदि एक कैटेगरी के शहर में है तो 18%, B कैटेगरी के शहर में है 16%, इस तरह का डेविएशन है। उसको जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 18 या 54 5,000 हुआ। 18% पर हम बात कर रहे हैं तो 31,500 36,000 के रेंज में आपको फेलोशिप। SRF में जाएंगे तो 35,000 प्लस HRA उसका हो जाता है। तो ये आपका दो तरह का नॉर्म हुआ। एक, आप कहीं से PhD कर रहे हैं तो आपको पर मंथ फेलोशिप मिलेगा। अब बिहार में आ जाएगा, बिहार सरकार कहा कि जो JRF होता है उसको फेलोशिप मिलता है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह बहुत जगह नेट के बेसिस पे भी इंटर करा लेता है। वहां यदि आप इंटर कर गए तब आपको फेलोशिप वही देता है।
कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विदाउट फेलोशिप का कोई पीएचडी नहीं है। मैथ में दूसरा खासियत है कि यदि आप सीएसआर की तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी गेट लेवल का भी हो जाएगा, आपका तैयारी एनबीएचएम लेवल का भी हो जाएगा। एनबीएचएम अनदर एग्जाम है, आपका तैयारी सीएमआई के लिए हो जाएगा, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आपका तैयारी थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, ये डिपेंड कर रहा है आपके पढ़ने के शैली पे। हम तो पढ़ा रहे हैं, हम उस लेवल में बात कर रहे हैं। आप यदि उस लेवल को मेंटेन करके हम जो जैसा दे रहे हैं वैसा यदि ले रहे हैं तो आपका लेवल टीएफआईआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर उसके क्रॉसपोंडिंग तैयारी हो जाएगा। आप यदि उस इसी तरह से ओएनजीसी का एग्जाम होता है, इसरो का होता है, डीआरडीओ का एग्जाम होता है, ऐसा एग्जाम का लिस्ट देखेंगे इंडिया में 31 इंटरेस्ट टेस्ट प्रत्येक साल आयोजित होता है। अब यानी 31 एग्जाम कोई ना कोई आप देखेंगे तो आप तैयारी में आ जाएंगे। 1-1.5 साल के बाद जो हम लोग के यहाँ बिहार में कल्चर है वह प्योर मैथमेटिक्स में बात नहीं होता है, हार्ड टू सोल्व क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन साइंटिफिक वर्जन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है साइंटिफिक वे से होता है। अब अभी तक 12 तक जो पढ़ के आए, बीएससी तक पढ़ के आए, डोमेन आप फिक्स करते थे, यहां डोमेन को इंडिपेंडेंट रखा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन उठा के देखिएगा और उस पर स्टेटमेंट देता है, आपको डोमेन स्वतः क्रिएट करना होगा। गेट हो गया, गेट सबसे आसान तरीका होता है इंटर करने का, फेलोशिप हासिल करने का। गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाइड बेस होता है और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे सीएसआर की तुलना में गेट का जिसका अप्लाइड पोर्शन अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, वो बहुत जल्दी आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, गेट क्वालिफाई करने के बाद कंडीशन लगा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आईआईटी हो, एनआईएम हो, आईजर हो या नाइजर हो, है ना, आईसेट हो, इस सब इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे। पीएचडी में इनरोल हो गए आप वहां, तब आपको फेलोशिप मिलेगा और वहां से यदि पीएचडी कर लेते हैं तो नो डाउट नेट हो ना हो आप नेट से इंडिपेंडेंट हो गए, आपका लेवल इतना ऊपर खड़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट जरूर हो जाएगा अच्छा इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने के बाद। बहुत सारा वेज है इंटर करने का, 40% बीएससी सिलेबस, 40% एमएससी सिलेबस, 40% एमएससी सिलेबस, 60% बीएससी सिलेबस। बीएससी ही बहुत बेस है, वो बात समझ में आ गया तो आप एकदम आराम से कर सकते हैं। और बीपीएससी वाले को कहना क्या, बीपीएससी में बीपीएससी का सिलेबस कुछ इक्विवेलेंट है क्या? बीपीएससी में आइएगा, बीपीएससी में क्या कितना क्वेश्चन जवाब देना है, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन है बीपीएससी में, उसमें से आपको मैक्सिमम कितना जवाब देना है, 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। 6 क्वेश्चन, कितना टोटल क्वेश्चन कितना है, 12 टोटल क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है। 2 पार्ट में बना हुआ है बीपीएससी का 2 पार्ट में बना हुआ है। बीपीएससी मेंस ही मत समझिएगा, आज के डेट में बीपीएससी 3-4 कैटेगरी में वैकेंसी रेगुलर बेस में आ रहा है। ऑडिटर का पोस्ट हो या आपको AA का पोस्ट हो या प्रोजेक्ट, AA बीपीएससी मेंस हो गया, AAO हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपको स्टैटिकल ऑफिसर करके स्टैटिकल ऑफिसर है ना, ये 3-4 पोस्ट का वैकेंसी इधर 1-2 साल में रेगुलर बेस में आ रहा है। सब में क्वेश्चन का पैटर्न जिसमें मेंस ले रहा हो है ना, उसमें सब में क्वेश्चन का पैटर्न बीपीएससी मेंस का है। बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन 2 ग्रुप में बना हुआ है, A, B। इसमें भी 6 क्वेश्चन, इसमें भी 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। इसमें आंसर कितना करना है, 6 क्वेश्चन का।
6 क्वेश्चन में जाएंगे तो 12 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में लेग बना हुआ है, ए बी, यानी ए बी बना हुआ है। तो ऐसे दिखेगा तो ये 12 क्वेश्चन हो गया है, और ईच क्वेश्चन गुना 25 इंटू 300 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब बीपीएससी और सीएसआर में डिफरेंट कितना क्या है? सीएसआर आपको एनालिसिस पूछता है कि एक क्वेश्चन का ए आंसर हुआ, यही होगा दूसरा नहीं होगा, इसका डिस्कस कीजिए। समझ में आया बात क्या कहना चाह रहे हैं? किसी क्वेश्चन का आपने आंसर निकाला, आंसर निकाले तो ए आया, तो वो सीएसआर आप पूछ रहा है कि इसका यही आंसर होगा, दूसरा नहीं हो सकता है, या दूसरा हो सकता है तो क्या कंडीशन हो सकता है? यानी डोमेन चेंज करके क्वेश्चन पे एनालिसिस करवा रहा है। बीपीएससी में सिंपल, बीपीएससी हो या यूपीएससी में सिंपल, आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व। तो हम लोग जो इस साथ पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पेपर पे फुल्ली साथ पढ़ना ही है, नहीं तो अलजेब्रा का गुत्थी आप नहीं समझा पाएंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा रहता है, उसमें कंसेप्ट लिखने में बनता नहीं, सबसे पहले लिखने में बनता नहीं है। इस बैच में आप पढ़ेंगे तो लिखने का कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा कि हम क्या सब लिख सकते हैं। बीपीएससी में ध्यान रखना है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या अपने से जो लोग नहीं जुड़े अपने से पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे फर्ज जुड़ गए, कोई बात नहीं है, उनको भी कह रहे हैं थोड़ा सा आप जो लिखेंगे नोट्स, लालजी प्रसाद के बुक हो या मेरठ पब्लिकेशन के बुक हो, उसको इग्नोर कर दीजिए। यानी अच्छा टेक्स्ट बुक से लिखेंगे, तब आपका 25 का 25 नंबर, यानी आपका कंटेंट कितना बेहतर है। एक क्वेश्चन को लालजी प्रसाद से लिख दिए हैं तो पता चला कि 25 नंबर में हम, चूंकि 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो लालजी प्रसाद हो या कोई राइटर का बुक हो, ये नहीं कहा कि हम 25 नंबर के लायक ये क्वेश्चन हम लिखे हैं। तो सिंपल उस क्वेश्चन को समझा दिया है। हो सकता है वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हो जाए, वह क्वेश्चन 2 नंबर में हो जाए, हो सकता है वो क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ जाए। ये उतना कंटेंट में लिखा कि 25 नंबर लायक क्वेश्चन बना दे, ये अंतर है। बहुत लोग दे रहे हैं, लिख तो दिए हैं बीपीएससी में क्वेश्चन, लेकिन मार्क आया उसका, लिखे मान लो 200 का मार्क आया 100, इतना मार्क क्यों कम? आपने कंटेंट जो लिखा था, कंटेंट एप्रोप्रिएट मार्क के अनुसार नहीं था, इसलिए आपका मार्क कम आ रहा है। तो इसमें हम लोग एक साल मतलब सजेस्ट कर दीजिएगा। और सजेस्ट करने के बाद भी हम आपको कम से कम 2 साल 3 साल का सॉल्यूशन अपने हाथ से किया हुआ, लिखा हुआ कि जो लिखने का शैली हो जाए, 3 साल का आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, सीख लीजिए लिखना, और जो क्वेश्चन और बनाना चाह रहे हैं तो उसी शैली में लिखिए। ठीक है। जब आपका बीपीएससी वाले का बैच अलग हो जाएगा तो प्रत्येक सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन को फुल लेंथ में हम पूरा सटीक आंसर लिखेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन को उतना सटीक लेंथ में लिखेंगे आंसर, तब तो 2 साल में खत्म नहीं हो पाएगा। 1-2 क्वेश्चन को सटीक लेंथ में लिखे, हाँ इस क्वेश्चन को आएगा तो ऐसे लिखना है। जब आपका डेवलपमेंट सुटा हो जाएगा तब आप अपने खुद लिखना शुरू कीजिएगा। ये खुद को डेवलपमेंट करना है कि क्या लिखा जाए। जो क्वेश्चन थॉट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उस सब क्वेश्चन को आप 3 साल को उठा के देखेंगे, उसमें आपको मैक्सिमम कवर हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप उसके पैटर्न पे लिखने का प्रयास कीजिए, सीख जाएंगे। यदि आप सीख गए ना, 300 नंबर का मार्क है और 6-7 महीना टाइम पूरा सिलेबस में आप मेंटेन कर लिए, तो हम तो दावा के साथ कहेंगे कि आपका कम से कम 250 मार्क्स से नीचे तो रहेगा नहीं। वह 280 हो जाए, 290 हो जाए, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ कितना का हो रहा है। पता भी है यही क्वेश्चन आने वाला है। अभी ऑडिटर वाला एग्जाम में देखिएगा, जो आप गेस करके बताए थे उसमें से 4.5-5 क्वेश्चन मतलब फुल डेटा बेस क्वेश्चन टैली कर रहा है। ये भी पता है तो आप 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ऐसा लिखेंगे तो आपको एकदम मिल जाए कि हाँ यही लिखना है, यही आएगा। थोड़ा सा क्या कर रहा है कि ए बी पार्ट में है तो अभी कुछ पैटर्न में था कि चलो भाई एक के क्वेश्चन में ए में कोई यूनिट पकड़ा है, बी में कोई यूनिट पकड़ा, 2-3 साल का एनालिसिस कीजिएगा तो अंतर कहां हो रहा है।
हम लोग तैयारी इसी तरह किए, लेकिन इसमें डेविएशन क्या करता है, अभी जो ऑडिटर का हुआ, ए पार्ट कहीं से लिया, बी पार्ट को कहीं और से ले लिया, यानी पहले जो डेटाबेस का एक क्वेश्चन फुल बन रहा था उसमें चेंज लाता है। अब चेंज लाने की वजह से जो फुल्ली बीपीएससी तरफ है डिवोटेड है ना, तो वो उतना नहीं पूरा सिलेबस पढ़ पाए हैं, तब उसको ए पार्ट बना, बी छूट गया, उसके कारण से उसका कम हो जा रहा है। तो थोड़ा सा एकदम 6-7 महीना 7 महीना मैक्सिमम हम सीएसआर बीपीएससी का बात कर रहे हैं, 7 महीना में सभी सेक्शन आपका हो जाएगा। और पर डे थोड़ा सा जब जुड़े हैं ना, पहला तो ये आप टारगेट जो लोग इंटरेस्टेड है या उस लेवल में बात जा करना, हाँ हमको क्वालिफाई करना है बीपीएससी, हमको क्वालिफाई करना है सीएसआर, आप पर डे पढ़िए, अब पर डे उसको तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन हम ऐप पर पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, वीडियो भी अपलोड कर देंगे, और उसमें होता क्या है, अपलोड तो कर दिए लेकिन दिमाग में आओ कल तो कर लेंगे, आज तो बहुत थक गए हैं। एक चीज थकावट कम से कम बीपीएससी वाले 6-7 महीना में मत लाइएगा कभी, जब भी क्लास हो उस दिन ही इतना बार प्रैक्टिस करें कि हमको आ जाए, दिमाग में कुछ आए, तभी वह पकड़ में रह सकता है, नहीं तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। सीएसआर वाले एकदम आपको कह रहे हैं, जो सीएसआर में एकदम डिवोटेड होकर के तैयारी करना चाह रहे हैं, कंपीट करना चाह रहे हैं, आप लगे रहिएगा। हम ऐसा एग्जाम्पल है, एक राजशेखर जी है, और मेरे यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे यहाँ थे 2015 सेशन में, वो आपको हमसे पहले पीएचडी है, बहुत लोग जानते होंगे, कोई चूंकि वो आपको उमेश कॉलेज में पढ़ाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज वाले समय में 6-7 महीना सीएसआर बैच में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हो गया सेकेंड या थर्ड रैंक था बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित में, लेकिन सीएसआर 12-13 बार दिया और नहीं हो पाया। और ये सब बात, और दूसरा एक सेक्शन जो बहुत बड़ी लाइन है, सीखने का लेवल किसी एज रिस्ट्रिक्शन से नहीं बंधा हुआ है। राजशेखर जी के नाम लिए इसलिए हम वो चीज को कह रहे हैं कि राजशेखर जी 6-7 महीना किए, संयोग से उस बैच में एक निवेदिता तिवारी करके लड़की आई, एडमिटेड हुआ, और हमको पता नहीं था, क्लास में आके बैठे, राजशेखर जी आए और राजशेखर जी बैठे, तो राजशेखर का वो स्टूडेंट था कॉलेज में, और राजशेखर बोरिंग रोड में कोचिंग चलाता था, वहां उसको बीएससी में उसके यहाँ का स्टूडेंट था। तो राजशेखर को शर्म आ गया, उसके बाद आना छोड़ दिए, उसके आना छोड़ दिए, 2 बार बाउंड्री लाइन पर 1.5 मार्क से उसका रिजल्ट छूटा। तो थोड़ा सा जो लोग जुड़े हैं ग्रुप में बनिएगा, सीएसआर वाले के लिए कह रहे हैं, तो ग्रुप बना के स्टडी कीजिए, और हो सकता है जो बात हम जैसा रख रहे हैं, आप एमएससी में है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बीएससी पास करके आए, जस्ट एमएससी में गए, उसको वह बात हिट कर गया, तो ग्रुप बना के एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा, तो वह बात सामने आएगा, हो आप अपने जूनियर से भी आपको ट्रांसफर हो जाएगा कहीं भी। हाँ, तो ये बात बहुत मायने रखता है कि हाँ, और विदाउट हेजिटेशन, ऐसा नहीं कि हाँ लिख दिए, हाँ में हाँ मिला दिए, हाँ में हाँ मिलाइएगा, सीएसआर नहीं हो सकता है। आपको नहीं समझ में आया तो आप वहां क्वेश्चन राइज कीजिए, क्योंकि कोई टीचर का एक हम लोग भी पढ़ाते एक शैली बनावा कि हाँ ऐसे पढ़ाना है, हो सकता है वह बात हम जो रख रहे हैं आपके पास एडजस्ट न हो पा रहा हो। ठीक है, अब तो सारी जानकारी मिल गया, बहुत देर टाइम भी हो गया। आगे सिलेबस पे जी सर। और कोई बात पूछने का? उत्तम ऋषभ जी आप हाथ उठाए हैं। अदर स्टेट के लिए बीपीएससी कैसा रहेगा? हाँ देखिए, ठीक है, किसी भी स्टेट का आइएगा ना, किसी भी स्टेट का आइएगा, थोड़ा सा उसमें आप अदर से है तो हो सकता है कुछ सिलेबस में डेविएशन हो जाए, तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, और
सीएसआर के सिलेबस में बैच कंटिन्यू चल रहा है सीएसआर का, उसमें आप बैठ जाइए और थ्योरी पढ़ा देंगे सीएसआर वाला बैच में जो भी हो पेपर। क्योंकि सीएसआर के सिलेबस में यूजीसी का जो सिलेबस है एमएससी बीएससी वो पकड़ा हुआ है और कोई भी स्टेट कमीशन है उसके विदिन है, उससे बड़ा सिलेबस किसी का नहीं है। आप उसमें बैठिए और आपका क्वेश्चन मैंने मान लीजिए किसी के सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक्स है, जनरली तौर पे फ्लूइड डायनामिक्स पहले सभी सिविल सर्विसेज के सिलेबस में था, अब क्या किया बिहार हटा दिया है। हो सकता है दूसरा स्टेट में फ्लूइड हो, हमको जेपीसी का चूंकि एग्जैक्ट सिलेबस दिमाग में है नहीं, वहां हटा दिया हो। तो थोड़ा सा डिस्कस कीजिए फ्लूइड जैसे सीएसआर। जेपीएससी में अपना सब्जेक्ट नहीं होता है सर? ऑप्शनल नहीं है वहां, वहाँ सभी जनरल सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, टोटल पेपर जनरल और मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है, और तब तो कोई बात ही नहीं रह गया, स्पेशल सब्जेक्ट पता ही नहीं हुआ, तब तो कोई बात ही नहीं रह गया। जहां मैथ का बात है तभी मैथ का बात है ना? राइट सर। उनका सवाल था ना सर कि हम झारखंड से हैं, बीपीएससी हमारे लिए कैसा है? और ये था तो आप अब वो चीज तो जनरल कैटेगरी का सीट तो बिहार में ओपन है, ये तो बात है ना सीमानी जी आपके तो बीपीएससी का ओपन है वो जनरल के लिए, तो जनरल कैटेगरी। आप देखिए जहां मैथ ऑप्शनल है ना, किसी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल पेपर है उसके तुलना में मैथमेटिक्स में जितना मार्क आ रहा है ना, आप ज्योग्राफी भी लेके आइए, खूब अच्छा लड़का मिलेगा, 180, 90, 95, 200 के रेंज में मार्क रहता है। लेकिन मैथ में ना ये आपको ज्योग्राफी ज्योग्राफी इसलिए नाम दिए कि इधर आपको फैकल्टी में मतलब आर्ट फैकल्टी में ज्योग्राफी भी साइंस में आता है, इधर ज्योग्राफी नहीं रख रहे हैं तो मैक्सिमम 200 मार्क। लेकिन मैथ में आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आपको 250 मार्क का है, कम से कम 50 नंबर, और आपका स्टेमिना यदि आपको डेवलप हो गए तो वह मार्क का कहां तक जाएगा? 290। इस बार के टॉपर के देखिए ना मार्क 290 तक जा सकते हैं आप, 290, 92। हम एक आपको 56-59 में मेरे यहाँ मालती कुमारी थी, उसका बीपीएससी मेंस में उस समय 200 पेपर का मार्क होता था, 2 पेपर। उसके पहला पेपर में 195 मार्क और एक पेपर में, चूंकि वह हाउस वाइफ थी, पढ़ती नहीं थी, केवल उस साल हम पहला बार शुरुआत किए थे बीपीएससी वाले को रेगुलर गाइडेंस देना, तो क्वेश्चन गेस किए, 14 क्वेश्चन गेस किए थे, उसमें सारे 9.5 क्वेश्चन का सेम डेटाबेस क्वेश्चन लड़ गया, उतना लिख के आई। एक पेपर में 195 था, एक पेपर में 169 अंदाज से है। अब वो देख लेंगे कितना है, 169 या 189 होगा। एक पेपर में तो 195 था, जिसमें 5 क्वेश्चन उस समय डेटाबेस मिल गया। जिस क्वेश्चन में हाफ कम था उसमें अंदाज से 169 था। आप समझ रहे 200 या 195 कितना मार्क हो गया। हाँ, आप भी रेस में शामिल होइएगा, आपका ही मार्क आएगा। थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। यहां लिखने के साले पे आप मेरा शैली पकड़ लीजिएगा लिखने का, तो यदि 6 लिख दे रहे हैं ना, तो हम दावा ठोक देंगे आपको 290 प्लस में रहिएगा, नीचे आने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और तो कोई बात नहीं है। हम लोग नंबर 3 पे आते हैं। थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग की दृष्टि से उस सेक्शन हम आपको छू रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूज है मैथमेटिक्स का। जो भी आप सेक्शन छुएंगे सब इक्विवेलेंस क्लास पे बना हुआ है, सभी इक्विवेलेंस क्लास पे बना हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक 4-5 रिलेशन होता है। नंबर 3 का बेस स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें
जो कुछ काम करेंगे वह कॉम्बिनेटरी थ्योरी पे यूज होगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को ही पहले कर ले रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निक लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ जो होता है कॉम्बिनेटरी में अरेंजमेंट, उसके तर्क को लेके, मतलब अभी आप क्या पढ़ के आए हमको उसमें कोई मतलब नहीं है, हम जो कह रहे हैं इसके अनुसार जबरदस्ती आपको बाय फोर्स कुछ तर्क रखेंगे तो थोड़ा सा असहनीय भी लगेगा, तो थोड़ा सही है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और जैसे इक्विवेलेंस क्लास निकल जाए तो फिर हम कॉम्बिनेटरी थ्योरी पूरा डिटेल में सीएसआर वाले को अलग से कॉम्बिनेटरी थ्योरी करेंगे। बीपीएससी वाले भी जुड़ना चाहे क्योंकि प्रोजेक्टिव करना है तो हम उसको रखेंगे। पहले हम नंबर थ्योरी में आते हैं। पहला, मैथमेटिक्स का कोई भी बेस बना है तो सेट, जिस भी पेपर को आप पढ़ेंगे सेट आएगा। सेट आएगा। किसको सेट कहा जाता है? ज्यादा नहीं लेना है, खाली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो सेट यूज होता है वही हम सेक्शन करके आएंगे। सेट जब इस सेट को रियल एनालिसिस जब आप पेपर पढ़ेंगे तो इस सेट थ्योरी को पूरा डिटेल में पढ़ना है रियल एनालिसिस के सेक्शन में। यहां हमको सेट का केवल डिस्क्रीट नेचर फाइंड करना है या उसके बारे में। नाम है नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस सेक्शन का नाम है। यानी व्यू क्या होगी आपको? डिस्क्रीट। collection of well defined and distinct object। अब इसका प्रॉपर मीनिंग जोड़ रहे हैं तो आप साल भर में पढ़ के बता दीजिएगा कि सेट का डिफिनेशन एक्चुअली है क्या। एक्चुअल में सेट को डिफाइन करना या वेल डिफिनेशन देना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप अपने जैसे जैसे आप आते जाएगा थॉट तो उसमें आपको एक क्लियर होते जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है। सिंपली कह रहे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रखना है जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मीन्स हुआ जैसे एक स्मार्ट बोर्ड है, इस तरह के ऑब्जेक्ट का नाम हम स्मार्ट बोर्ड दिए, वेल डिफाइंड कर दिए हैं, है ना, नेमिंग में आ गए, स्मार्ट बोर्ड नाम है, ये डिफिनेशन है आपका। एक पेन ले लिए, एस डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट। एक आपको चौक ले लीजिए, उसका नाम आपने क्या है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को चौक किए, चौक कहे। उसी तरह से जो भी आप ऑब्जेक्ट नेचर में नाम मिल गया ये है तो ठीक है, डिफिनेशन हो गया। और मान लिए अभी तो कोरोना निकल गया, कोरोना जस्ट हम लोग क्रॉस किए हैं। जब कोरोना आया, सार्स वायरस वाला जो है 2000 के आसपास जो कंसेप्ट आया वहां से इसका स्टडी शुरू हुआ, तो उसका साइंटिफिक तो नाम नेमिंग किया ना, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार का ऑब्जेक्ट को उसमें ट्रांसफर हुआ तो इसको हम नाम दे कोविड वायरस, इस तरह के डिजीज का नाम कोविड दिए। तो एक डिफिनेशन हुआ कि हाँ इस तरह का नेचर, चूंकि उसमें कुछ नेचर ऐसा है कि बाकी जो यूनिवर्स में वायरस मिलता था उसके नेचर से चेंज हुआ, तो उसको हम डिफाइन करने के लिए एक नेम दे के आए। अब जितना नॉन है मेरे पास उसका डिफिनेशन दे दिए, अब कोई नया चीज आ गया फिर तो वह डिफाइन नहीं है तो उसको पहले वेल डिफाइन करना है। हाँ इस तरह के प्रॉपर्टी को ऐसा चीज कहे, तब ऐसे डिस्टिंक्ट जो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट जैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जैसे सेट लिखने के लिए ये सब बेसिक चीज है। क्या
था आपका, या तो सेट को डिफाइन कर दीजिए, डिस्टिंक्ट बना दीजिए, उसके कलेक्शन को लिखना है। जब कलेक्शन को लिखते हैं तो सेट रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्म में आता है। ये सब बोलिएगा, लिखना होगा तो बोलिएगा, दो फॉर्म में, सेट बिल्डर मेथड और सेट रोस्टर मेथड। सिंपली सबसे आसान तरीका है, सेट के अंदर से बिल्डर ही होता है कि जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश का अल्फाबेट है ना, ए बी सी डी, इंग्लिश में कितना अल्फाबेट, 26, ए बी सी डी एक 5 प्रकार का। इसके अलावा एक दूसरा तो नहीं लिख सकते हैं, बहुत करते हैं आप स्मॉल या कैपिटल लिखते, तो स्मॉल लिखते तो ये स्मॉल लेटर का कलेक्शन है, कैपिटल लिखते तो कैपिटल लेटर का कलेक्शन है। इसके अलावा दूसरा ए इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं है, एक ही है, समझिएगा बात। अब ए हम 5 बार लिखना होता, 7 बार लिखना होता। सेट में जब भी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं डिस्टिंक्ट, किसी में हमको आ गया ए, जैसे हम कह दें ए ऐसे की ठीक है, ए हम लिखे हैं, ऐसे कुछ लिख दिए। इस वर्ड से आपको ए का, स्मॉल ए का कलेक्शन का सेट लिखना होता, इससे स्मॉल ए का कलेक्शन का सेट लिखना होता, तो क्या सेट आता, सिंगल हो जाता। इस ए से कलेक्शन लिखते तो ए यहां 2 बार है, सिंगल 1 बार लिखाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट कितना बार है उससे कोई मीनिंग नहीं है, वह ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट कितना है, सेट में वह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 1 टाइम्स लिखते हैं। यस सर, वेल डिफाइंड है। कोई दूसरा सेट कहता बनाने के लिए आर इजकल टू क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन स्मॉल लेटर में। हाँ थोड़ा देखिएगा, स्मॉल लेटर में यदि कैपिटल लेटर में लिखना होता तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा लिखने का स्टाइल, स्मॉल लेटर में कलेक्शन ऑफ, और इसको बिल्डर में लिखते कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स स्मॉल लेटर इन अल्फाबेट। यस सर, अल्फाबेट इसका डोमेन हो गया, 26 अल्फाबेट डोमेन है ये। डोमेन से कौन सा अल्फाबेट में, स्मॉल लेटर में डिफाइन किए और कलेक्शन लिखे। तो ऐसे लिखे या इस तरह से इस सेट का डिफिनेशन लिख दिए, या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हुआ रिप्रेजेंटेशन है। केवल ध्यान रखना है, सेट में कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एक से अधिक बार नहीं है। सेट का मेंबर है, 2 सेट का मेंबर है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता, दोनों डिस्टिंक्ट है। क्लियर? कोई इसमें और बात? नहीं सर। नोटेशन पोस्टर भी करते हैं ना, क्या, पोस्टर फॉर्म को टेबल फॉर्म भी करते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन लिखेंगे, एन सीएसआर में तो फुल्ली यही लिखता है, बीपीएससी में सिंबल सब यूज नहीं करता है। जब लिखेंगे आंसर सभी स्टैंडर्ड सिंबल में लिखेंगे। n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मीनिंग 1 2 3 एंड सो ऑन। Z सेट ऑफ इंटीजर,
दूसरे सेक्शन में रियल में जाएंगे तो इसको और, चूंकि हमको उधर भी भागना है, चलिए लिख ही देते एक तो, यहां सब काम नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट, हाँ यार म्यूट करो आवाज आ रहा है, ठीक है। बंद करो, खिलका रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट, number of element in a set is noun, let S be set, then cardinality is denoted by ऐसे लिख दे कार्ड एस, सेट एस लिखा रहेगा तो ये सिंबल का भी मॉडुलस नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा। मैथमेटिक्स में ये सब बहुत मायने रखता है। सेट पे ये दोनों लाइन के बीच में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है कार्ड एस, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सिंपल आप 9th 10th क्लास में जहां भी था पढ़ना, इसको लिखा जाता था नंबर ऑफ एस, एन एस लिखा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। सर शायद